नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान और इस ख़ास प्रोग्राम का नाम है हाँ मैं परेशान हूं। प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम किसी एक ख़ास इंसानी फितरत की बात करते हैं जो कुछ कम या ज़्यादा लेकिन हमारे भीतर होती ज़रूर है। कुछ लोग इसे बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं, कुछ नर्वसनेस के साथ हैंडल करते हैं और कुछ शर्मा हुजूरी के चलते इसे हैंडल करने से ही डरते हैं। तो आज जिस इंसानी फितरत की बात हम करेंगे उसे आमतौर पर साधारण शब्दों में झिझक कहते हैं, जो चाहे भीड़ के सामने हो, नए लोगों से मुलाकात के दौरान हो, सफ़र के दौरान हो या फिर नए दफ्तर को ज्वाइन करते वक्त हो। हम में से हर एक को कभी ना कभी किसी न किसी लेवल की झिझक ज़रूर महसूस हुई होगी। लेकिन ये झिझक होती क्यों है? क्या इस झिझक से बचा भी जा सकता है? वाकई कोई ऐसा तरीका है जो इसे कम कर सके? अगर है तो वो क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे और बातचीत के लिए जिस एक्सपर्ट को हमने अपने साथ स्टूडियो में आज इनवाइट किया है उनसे मिलिए। जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम हाँ मैं परेशान हूँ में। और इससे पहले कि सवाल कुछ डॉक्टर साहब से किए जाएं, समझने की कोशिश की जाए, हम आपको बता दें आज हमारे इस खास प्रोग्राम के ज़रिए हम आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी रूबरू होंगे। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि नीचे स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स को नोट कीजिए, हमें फ़ोन लगाइए और डॉक्टर सत्यकांत से अगर आप अपनी झिझक शेयर करना चाहते हैं और उसका कोई हल जानना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सत्यकांत, शुरुआत कैफ़ी आज़मी की एक गज़ल के साथ करना चाहूँगा। कैफ़ी आज़मी ने कहा कि बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। बरस पड़ी थी जो रुख से नकाब उठाने में, वो चांदनी है अभी तक मेरे गरीब खाने में। इसी में इश्क किस्मत बदल भी सकती थी जो वक्त बीत गया मुझको आजमाने में। और ये कह के टूट पड़ा शाख गुल से आखिरी फूल, अब और कितनी है देर बहार आने में। तो दरअसल यही झिझक है जो इंतज़ार कराती है और कई बार आपके हाथ से कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस भी करा देती हैं। पहले इसका मेडिकल व्यू समझूंगा मैं। डॉक्टर सत्यकांत, झिझक सिर्फ एक इंसानी फितरत या मेडिकल साइंस इसके बारे में कुछ कहती भी है? देखिए, मैं आपने झिझक की बात करी तो उसके जो सिमिलर टर्म है हमारी साइकेट्री में उसे हम एंजाइटी कहते हैं। और एंजाइटी किसी भी कार्य करने के लिए एक मोटिवेशन का बेस तैयार करती है। जैसे आपने मुझे बुलाया कि हाँ मैं परेशान हूँ, प्रोग्राम में आपको आना है। झिझक मुझे भी है, लेकिन झिझक का जो स्तर है वो मुझे मोटिवेट कर रहा है कि मैं वहाँ पर ये परफॉर्म करूँगा, ऐसा बोलूँगा, इन बातों का ऐसे आंसर दूंगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज साथ देगा, मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा। इन सब पर मुझे ध्यान क्यों दे पाता हूँ? उस झिझक के कारण। लेकिन यही झिझक अगर मुझे इस प्रोग्राम के पहले कोलैप्स कर दे, मेरे हाथ पैरों में थरथराहट आ जाए, मैं बोल नहीं पाऊँ, मेरे शब्दों का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए, मेरे हाथ में पसीना छूटने लगे और मैं कहूँ नहीं आज मैं सोहेल साहब नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है झिझक का अब स्तर इतना हो गया है कि अब हमें यहाँ पर इंटरवेंशन की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट से मिलने की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। तो जो साइकेट्री में कोई भी प्रॉब्लम है वो नॉर्मल इमोशन का एग्जैजरेटेड फॉर्म है, बढ़ा हुआ फॉर्म है कि अगर उसकी वजह से हमारा कार्य प्रभावित हो रहा है। हम एक फ्रेज यूज करते हैं इंग्लिश में, सोशियो ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन। अगर हमारी निजी जिंदगी और हमारा कार्य प्रभावित हो रहा है तो यस, यहाँ पर हमें समझना होगा कि हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं परेशान हूँ, हाँ मैं झिझक से परेशान हूँ। और अगर आप ये महसूस कर लेते हैं कि आपको किसी मनोचिकित्सक की ज़रूरत है तो हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, डॉक्टर सत्यकांत अगले 20-25 मिनट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीधी बात कर सकते हैं आप उनसे, सिर्फ नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, उन्हें देखिए, फ़ोन लगाइए, हमें आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर सत्यकांत, ये तो आपकी बातचीत से ज़ाहिर हुआ कि झिझक सिर्फ एक इंसानी फितरत ही नहीं बल्कि उस तरह की फितरत है जिसे हम एक बीमारी के तौर पर भी गिन सकते हैं। लेकिन क्या इस फितरत को मेडिकल की भाषा में ही या इंसानी फितरत के तौर पर ही हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, या फिर झिझक एक ही जैसी है और व्यक्ति विशेष में अलग अलग होने की वजह से
इसका जो असर है वो कम ज़्यादा हो जाता है? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। इसे हम कई शब्दों में बांट सकते हैं। इसे हमारी भाषा में एक डिसऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ऐसे में इंसान को हर काम में झिझक होती है, उसके मन में विचार चलते रहते हैं, पूरे टाइम वो विचारों से घिरा रहता है। सपोज उदाहरण के लिए कोई उसके घर का बाहर गया, अब उसके दिमाग में चालू हुआ कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी पुलिस की कार्यवाही में फंस गया हो, कोई उनके साथ कुछ गलत हो गया हो। हाथ पैरों में भी दर्द होते हैं, दिल की धड़कन बढ़ी हुई महसूस होती है और पूरे टाइम वो विचारों से घिरे रहते हैं। इससे समस्या ये होती है कि ऊपर से देखने में लगता है इस इंसान के पास पैसे हैं, ये इंसान के पास में नौकरी है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो अपने विचारों के कारण अपनी जीवन की गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा लूज करता है, उसे स्लीप डिस्टर्बेंस भी आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ डिसऑर्डर की हम बात करें तो कुछ पैनिक अटैक्स होते हैं, उसमें इंसान के दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, हाथ पैर थरथराने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि उसकी डेथ हो जाएगी, वो पागल हो रहा है और उसके सेंसेस उसके कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारे लोगों को सोशल फोबियाज भी होते हैं, वो नए लोगों से मिलने में डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, उनको ऐसा लगता है कि उनके चलने के तरीके को लोग ध्यान दे रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके बोलने के तरीके पे स्क्रूटनी की जा रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके चेहरे के जो हाव भाव हैं वो उन पे लोग नज़र रख रहे हैं। तो ऐसे लोग फिर कार्यक्रमों में जाने से, पब्लिक प्लेसेस में जाने से बचने लगते हैं, झिझकने लगते हैं। लोगों को ये लगता है ये एरोगेंट है, ये व्यवहारिक नहीं है, ये इंट्रोवर्ट है, लेकिन उनके अंदर उनका जो अंतर्द्वंद है वो उनसे ही चला करता है और वो ऐसे प्लेसेस को अवॉइड करते हैं। बहुत सारे झिझक से रिलेटेड और डिसऑर्डर हैं जिनमें लोगों को बंद कमरे में समस्या होती है, किसी को काले कमरे से समस्या होती है, किसी को कई बार हाइट से भी झिझक होती है कि इतनी ऊंचाई पे मैं कैसे जा पाऊंगा। कई बार लोग ब्रिज वगैरह चलना अवॉइड करते हैं, बहुत सारे लोग, और ये बिहेवियर वो कभी किसी को बताते नहीं है तो पता ही नहीं चल पाता कि उनको प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी प्रभावित होती है। बहुत सारे लोग सोहेल जी रात में सो नहीं पाते क्योंकि उनको छिपकली से डर लगता रहता है और वो किसी को घर में बताते ही नहीं है कि वो नहीं सो पाते हैं रात में, अकेले में उन्हें ऐसा लगता है छिपकली उनके ऊपर कहीं ना गिर जाए। तो बहुत सारे ऐसे इस ब्लॉक में ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें ये झिझक या एंजाइटी डिसऑर्डर या फोबियाज होते रहते हैं। और यकीनन डॉक्टर सत्यकांत, इस झिझक से निकलने के भी कुछ उपाय ज़रूर होंगे और या फिर ट्रिक्स होंगी, उसे बेहतर तरीके से शायद डॉक्टर सत्यकांत समझते होंगे। उससे पहले आने पर एक सवाल मेरे मन में उठा, क्या कोई ऐसी स्टडी इस दुनिया में अभी तक हुई है जिसमें ये आंकड़े निकालने की कोशिश की गई हो कि कौन से ऐसे लोग हैं, या वो एज वर्ग के हैं या फिर किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, जिनमें ख़ास तौर पर ज़्यादा झिझक देखने को मिलती हो? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि कई बार किसी किसी व्यक्ति का टेम्परामेंट या व्यक्तित्व की हम बात करें, वो स्वभावगत बड़े एंशियस होते हैं, उन्हें मिलने में सबसे झिझक होती है और वो कटे कटे से रहते हैं और वो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन ज्वाइन ही नहीं कर पाते जहाँ पर एक्सपोजर होता है। जैसे एंजाइटी से जुड़ा हुआ पर्सन को अगर वो सपोज मीडिया फील्ड में आया तो उसे बहुत दिक्कत होगी और वो आएगा भी तो मीडिया में वो काम करेगा नेपथ्य के पीछे वाला, जहाँ पे उसको एक्सपोजर नहीं, सामने कैमरे को फेस नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग इंटरव्यू नहीं फेस कर पाते और उनमें कूट कूट करके टैलेंट भरा होता है, लेकिन एंजाइटी की वजह से, सोशल फोबिया की वजह से, अपने एंशियस ट्रेट्स की वजह से वो अपना जॉब चेंज कर देते हैं। या कई बार उन्होंने पढ़ाई बड़े चाव से की होती है लेकिन जैसे ही उनका एक्सपोजर होता है उन्हें अपना जॉब चेंज करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग एंजाइटी की वजह से, झिझक की वजह से अपना जॉब ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज करे हुए बैठे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सुन रहे होंगे, अब उन्हें आभास हो रहा होगा कि वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन एंजाइटी की वजह से उनके कैरियर की दिशा बदल सी गई है। यूजुअली आप देखें कि बच्चों में सोहेल जी की शुरुआती दौर में ऐसे बच्चों को बोलते हैं वो तो दब्बू है, वो क्लास में ज़्यादा बात नहीं करता, वो सिर झुका करके नीचे बैठता है। क्लासरूम से ऐसी शिकायतें आती हैं, क्लास टीचर्स बोलते हैं कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यूजुअली हमारे समाज में उसे सीधे बच्चे का दर्जा दे दिया जाता है कि वो तो बड़ा सीधा है, बहुत संकोची स्वभाव का है, वो तो किसी से मतलब ही नहीं रखता, बिल्कुल वो संत की तरह है। लेकिन हो सकता है कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहा हो सकता है आप अपने बच्चों में नेल बाइटिंग देख रहे हो या वो स्क्रैच करते रहते हैं, कई बार बाल खींचते रहते हैं या हाथ पैर हिलाते रहते हैं, बैठे भी हैं तो उनका हाथ ऐसा हिलता रहेगा या पैर हिलता रहेगा। समहाउ एंजाइटी का कॉम्पनसेशन कहीं ना कहीं होता रहता है।
तो हम पहचान सकते हैं शुरू में कि ये व्यक्ति एंजाइटी की वजह से परेशान हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जो सेमिनार्स होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, वहाँ से बचते हैं। उनको लगता है कि मुझे इसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो करना पड़े, कि समहाउ मैं बच जाऊं। और शुरुआती दौर में ये समस्या मुझे भी थी, मैं भी परेशान था झिझक से, और समहाउ व्यवहारिक जो ट्रीटमेंट है उनके चलते, उनको समझते हुए इसको मैंने ओवरकम किया। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सत्यकांत आपने कही, और चूंकि बच्चों से जुड़ी बात निकली, कुछ सवाल मेरे जहन में उठे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भोपाल से हैं, बालचंद जी हैं। बालचंद जी, स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। डॉक्टर सत्यकांत आप सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए आप। सर, सवाल मेरा ये है कि मैं जो घर पे रहता हूँ। जी जी जी, बोलिए। सर, मैं घर पे रहता हूँ। जी बताएं। घर पे रहता हूँ तो बहुत सवाल उठते हैं कि किसी के पास जाएंगे तो बहुत चीज बातचीत करेंगे, और उसके सामने पहुँचते हैं तो बातचीत करने मतलब तबीयत ही नहीं हो पाती। जी, और क्या समस्याएं रहती हैं आपको? बस जी, निश्चित तौर पर आपको एक नज़दीकी मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, जहां पर आपका प्रॉपर असेसमेंट हो कि ये पर्सनालिटी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या पर्टिकुलर कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है, जैसा कि मैंने बताया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया, या आपके पर्सनालिटी में जो भी समस्याएं हैं। तो प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि आपको क्या समस्याएं हैं। फिर दवा और उचित काउंसलिंग के माध्यम से निश्चित तौर पर आपकी ये जो समस्या है इसमें काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। मीनवाइल जब तक आप ये नहीं कर रहे हैं, कई बार ऐसी स्टडीज़ आई हैं जिसमें योग, प्राणायाम, वॉकिंग को, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी इसमें काफ़ी यूज़फुल माना गया है। तो आप ये भी साथ में शुरू करें, लेकिन आपको एक्सपर्ट मनोचिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए। चलिए बालचंद जी, तब तक आप किसी मनोचिकित्सक को नहीं दिखाते हैं तब तक आप योग का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर वाकई आप लोगों को फेस करने में डर रहे हैं तो आप यह ज़रूरी तौर पर किसी चिकित्सक को दिखाएं। हो सकता है इलाज के बाद आपकी परेशानी दूर हो जाए। इससे पहले कि मैं दूसरे सवाल पर बढ़ूं, दमोह से साधना जी मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। पूछिए अपना सवाल। सर, जो सर बोल रहे थे अभी कि मेरे को मतलब कहीं जाना पड़ता तो मेरे को घबराहट होती है और हाथ पैर कांपने लगते हैं, और मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरा बीपी बढ़ रहा है। साधना जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्या कुछ ऐसी बातें हैं आपकी ज़िंदगी में जिसको लेकर आप ये डरती हैं कि अगर हम बाहर निकलेंगे, रिश्तेदारों में जाएंगे, समाज में जाएंगे, तो कहीं लोग वही बातें हमसे ना पूछने लगें? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से मेरे को डर लगता है कहीं पर जाए, और जैसे मायके जाना है या कहीं पर फील्ड पर जाना है तो जाने से पहले मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। ठीक, यानी छुपाने को कुछ नहीं डॉक्टर साहब। साधना जी, मैं आपकी बड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने बंसल न्यूज़ के माध्यम से सार्वजनिक रूप से ये प्रश्न पूछा, और निश्चित तौर पर आपको घबराहट की, दुश्चिंता की ही समस्या है, और वहाँ पर आप जिला अस्पताल में मनोचिकित्सक से कांटेक्ट करें। बहुत इफेक्टिव मेडिकेशन उपलब्ध हैं, और आपका जो ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर है इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। जो डॉक्टर आपको दवा देंगे उन पर ट्रस्ट करते हुए थोड़ा लंबे समय तक इनको लेना पड़ता है, और इफेक्ट जो है इनका धीमे धीमे आता है। कई बार हम सोचते हैं कि मलेरिया, पीलिया, टाइफाइड या ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कुछ एक पर्टिकुलर कोर्स होता है कि हमने 7 दिन का कोर्स कर लिया, 10 दिन का कोर्स कर लिया, उससे हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा समय लगता है, धीरज रखिए, और मुझे लगता है कि आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और जो लाइफ में आपने अभी तक फील नहीं किया है वो मुझे लगता है ट्रीटमेंट के बाद आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगी। चलिए, सेहतमंद ज़िंदगी के अपने मज़े हैं साधना जी, और अगर कोई परेशानी है, कोई डिसऑर्डर है, तो उसमें देर ना की जाए, फ़ौरन आप किसी डॉक्टर से परामर्श कीजिए और स्वस्थ रहिए, बेहतर ज़िंदगी बिताइए। बच्चों की बात आप कर रहे थे डॉक्टर सत्यकांत जी। कोरोना काल के दौरान हमने ये देखा कि बच्चे घरों में कैद हुए, ऐसे में तकनीक हमने उनके हाथ में पकड़ाई, मोबाइल, कंप्यूटर्स, तमाम चीज़ें हैं। कल एक रिपोर्ट में मैंने आपका बयान भी सुना था, बच्चों के सुसाइड केसेस को लेकर वो रिपोर्ट थी, और आंकड़े यूँ भी चौंकाते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं 14 से 18 साल की एज ग्रुप के सुसाइड कर रहे हैं। क्या इसके पीछे भी झिझक एक बड़ा कारण हो सकता है? अगर बच्चे अपने आप को अपने परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, चाहे वो उनकी असफलता हो, चाहे कोई गलती हो, क्या ये भी झिझक के चलते होता है जो आखिर में जाकर कई केसेस में सुसाइड जैसे गंभीर मामलों में बदल जाता है?
सोहेल, आपने बहुत सेंसिटिव इशू पे बात करने की कोशिश की और बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। आप देखिए कि यहाँ पर अभी एक मोबाइल से जुड़ी हुई घटना आई थी जहाँ पर किसी बच्चे ने कुछ अमाउंट अपने घर से यूज़ किया था और वो समहाउ बोल नहीं पा रहा था। झिझक किस बात की थी कि मैं अगर अपने घर वालों से कहूँगा पता नहीं वो मुझे क्या कहेंगे। तो हमारे समाज में जो संवाद शैली है, जो परिवार में जो संचालन है, उसमें अगर संवाद क्लियर नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं और लोग अपने मन में ये बोझ रखे रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे और इसकी वजह से वो कई बार खुल करके सामने नहीं आ पाते। आपने बच्चों की बात करी, ये सब वयस्कों तक भी ये चीज़ें रहती हैं कि आप मन में ग्रजेस कई बार होल्ड करते हैं, बहुत सारी भार होल्ड करते हैं और वो जब आप टूटने लगते हैं तो आपको लगता है कि उससे अच्छा है कि हम खुद को नुकसान पहुंचा लें, जो कि एक त्रुटिपूर्ण निर्णय है। कभी भी किसी भी कीमत पर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जीवन को हाँ कहना है। हमें हमेशा अपनी स्वाभाविक मृत्यु को ही का कंसेप्ट लेकर के चलना है, कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी भी कारण से, नंबर 1। नंबर 2 बात, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसी दिक्कत आ रही है, आपको खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आ रहे हैं, तो आप अपने घर वालों से ज़रूर बात करें। एक मनोचिकित्सक के रूप में हम लोगों ने ऐसे हज़ारों केस डील किए हुए हैं जहां पर हमने ये देखा है कि जो झिझक होती है उसको ख़त्म करते हुए जैसे ही आप बात करते हैं वहीं से आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। घर वाले, आपके दोस्त, आपके मनोचिकित्सक सब आपकी हेल्प करते हैं। सिर्फ ज़रूरत होती है कि बस हम ये अपनी धारणा को हटाएं कि लोग हमें जज करेंगे। इससे निकल करके आप सिर्फ अपनी बात कहिए। जैसे ही आप बात कहते हैं हीलिंग वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में भी ऐसी पावर होती है कि हम खुद को सेल्फ करेक्ट करने लगते हैं जब हम किसी से बात करते हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे बंसल न्यूज़ के माध्यम से अनुरोध है बच्चों कि आपके मन में ऐसा कोई भी ख्याल आए, मम्मी पापा आपको बिल्कुल नहीं डांटने वाले हैं। अगर डांटेंगे भी तो उनका भाव मलिन नहीं है, वो आपका अच्छा चाहते हैं। उनसे ज़रूर बात कीजिए, वो नहीं बात कर रहे हैं। आप अपने दादा दादी से बात करिए, अपने नाना नानी से बात करिए, अपने भाई बहन से बात कीजिए, अपने स्कूल के कलीग से बात कीजिए, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है। और सोहेल, मध्य प्रदेश की आपने बात करी तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जो आंकड़े आए हैं काफ़ी विडंबना का विषय है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के कंसेप्ट को अगर सरकार, समाज, प्रशासन, परिवार और इंडिविजुअल सब अगर एक साथ होकर के उसमें सोचने लगें, उस पर कुछ नीति बने, आत्महत्या रोकथाम नीति बने, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसी घटनाओं में कमी आएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप देखिए कि सोहेल, कोरोना की बात करें कि अगर हम 14 to 18 ईयर्स की ग्रुप का कंपेयर करें तो हो सकता है कि कोरोना से अगर 1, 2, 3 भी डेथ हुई होती तो उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं हमारी प्राथमिकताओं से बाहर है। ठीक, बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर सत्यकांत आपने कही। बात करना बंद मत कीजिए। अगर आप अपने मन के भीतर की बात मन के भीतर घोंट सकते हैं तो फिर इसमें नुकसान सिर्फ आपका है। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी बात से आपके माता पिता नाराज़ हो सकते हैं, खासकर मैं ये बात बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो डॉक्टर सत्यकांत ने कही, सिर्फ दोहरा रहा हूँ। माता पिता से डर रहे हैं, किसी से तो शेयर कीजिए, दादा से कीजिए, दादी से कीजिए, नाना नानी, कोई बड़ा भाई घर में है, बड़ी बहन घर में है, चाचा हैं, चाची हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं। अगर एक बार आपने अपने मन का बोझ सिर्फ बात के जरिए उतारने की कोशिश की, आधी समस्या आपकी हल हो जाएगी। ऐसे कुछ और लोग भी हैं समाज में जो बेहद झिझक का सामना करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी तरफ बढ़ूं, सविता जी मेरे साथ पिपलिया से जुड़ी हैं। सविता जी, स्वागत है। डॉक्टर सत्यकांत आपको सुन रहे हैं, आपका सवाल पूछिए। सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जैसे किसी गुफा वाले मंदिर में रहते हैं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। लिफ्ट में बैठती हूँ, लाइट अगर चली जाती है, ऐसा लगता है लाइट ना चली जाए, कहीं मैं बीच में अटक जाऊंगी। घर में हूँ, रात का टाइम है और अंधेरा एकदम हो जाए तो मुझे घबराहट होने लगती है। सविता, ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर की निशानियां हैं और क्लासिकली जैसा हम बुक में पढ़ते हैं आपने वैसे ही लक्षण बताए। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप किसी भी मनोचिकित्सक से कांटेक्ट करके ट्रीटमेंट शुरू करें। हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि डिस्टर्ब होते हैं। अगर हम उनको प्रॉपर दवा और काउंसलिंग के माध्यम से उसका उपचार लें तो मुझे लगता है आपको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। और आपका ये जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है, इसके रिजल्ट, जैसा कि मैंने पिछले केस में भी बताया था, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और 6-8 महीने में आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा। सविता जी, आगर से प्रीति मेरे साथ जुड़ गई और लगे हाथ उनका फ़ोन भी हम ले लेते हैं। डॉक्टर सत्यकांत, प्रीति स्वागत है बंसल न्यूज़ में, आपका सवाल पूछिए अपना। चलिए, संपर्क उनसे हमारा कट गया। डॉक्टर सत्यकांत, बच्चों के बारे में हमने आपसे काफ़ी डिटेल में बात की
और बड़ी महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया और हमें लगता है कि अगर इस वक्त हमें जो भी माता पिता, बच्चे, अभिभावक सुन रहे थे, सिर्फ बातचीत के ज़रिए, यानी आप कम्युनिकेट सोहेल, और मैं यहाँ पर एक और इनपुट देना चाहता हूँ कि आपने माता पिता की बात करी। ओवरऑल अगर समाज के रूप में हम ये ध्यान दें कि परिवार एक बार फिर से संगठित होना शुरू हो। हाँ, परिवार की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम खोते जा रहे हैं। आपाधापी के इस युग में, कंप्यूटर के इस युग में हम उसे खोते जा रहे हैं। अगर परिवार हमारे फिर से संगठित हों, जहां परिवार का मतलब ही होता है संवाद, परिवार का मतलब ही होता है जहां पर हम जजमेंट के फियर से परे अपनी सारी बातें कह सकें, सब कुछ कह सकें, वही परिवार है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें अगर काम किया जाए तो बहुत सारी समस्याएं जो सामाजिक हैं वो हट सकती हैं। और जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि आत्महत्या के जो कारण होते हैं वो सामाजिक, आर्थिक, मानसिक स्वास्थ्य सबसे जुड़े हुए होते हैं, उसमें परिवार सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। तो डॉक्टर सत्यकांत, क्या इस बात का अर्थ मैं यूं भी लगाऊं कि ये परिवार की भी जिम्मेदारी है कि आपके भीतर जो नया सदस्य है, जो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसे आप मुखर बनाइए, उसे इंट्रोवर्ट से बेहतर है एक्सट्रोवर्ट बनाइए, उसको ये सिखाइए कि मन की बात मन में नहीं रखना है, हालांकि कुछ राज जिंदगी के अलग होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। निश्चित तौर पर बच्चों की ग्रूमिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी बात बिना झिझक के कह सकें। कई बार हमारे पास छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे आते हैं कि उन्हें अपने माँ बाप का इतना कहर रहता है, शब्द का मैं यूज करूंगा, कि वो उन्हें खाने के लिए देते हैं और वो छिपा लेते हैं और माँ बाप को बताते ही नहीं है कि इस डर से कि कहीं वो मारेंगे। तो 3 साल का बच्चा भी इतना झिझक रहा है, कहर से डर रहा है। तो कहर नहीं बच्चों को करना है। बच्चों को जो पालन पोषण का तरीका होना चाहिए, हमें उसे फैसिलिटेट करना है, उनके व्यक्तित्व को, विकास को, अपने को पाथवे देना है। जी, भारती यादव मेरे साथ जुड़ गई हैं, भोपाल से कॉलर हैं हमारी। भारती जी, स्वागत है, पूछिए सवाल। सर जी मैंने स्कूल शिक्षा विभाग में मैं लेक्चरर था सर, मैथ का जी। मैंने BRS ले लिया सर। ये लोग क्या जिला शिक्षा, जी बोलिए। आवाज शायद भारती यादव साहब की कट गई है, फोन कॉल कट गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे, अगर उनका फोन आता है तो हम जुड़ते हैं। राजेंद्र जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूछिए राजेंद्र जी, स्वागत है बंसल न्यूज में आपका, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा बच्चा कई बार एक काम को कई बार करता है जी। कौन से काम को बार बार करता है? जैसे कि गाड़ी स्टैंड पे खड़ी करी तो बाहर उतारेगा, फिर स्टार्ट करेगा, हाथ बार बार धोएगा जी जी। और मतलब रात को अगर उसको गहरी नींद भी आएगी, अगर नींद खुल भी गई तो रात को हाथ जरूर धोएगा। वो 4-6 बार ऐसा हो जाता है जी। देखिए, ये जो डिसऑर्डर है वो कहलाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कुछ साल पहले तक ये एंजाइटी डिसऑर्डर में ही आता था। ये भी ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है। और आपको बताना चाहूँगा कि इस मर्ज के भी बहुत ही प्रभावी इलाज संभव हैं। आपके जो भी मनोचिकित्सक हैं उनसे मिलिए। और बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको रिकॉग्नाइज किया। मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ बंसल न्यूज़ के माध्यम से कि अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया तो वही सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। अब आप किसी भी मनोचिकित्सक से मिलेंगे, इसमें दवाओं से और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के माध्यम से इनको काफ़ी राहत मिलेगी। भारती जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, फ़ोन लगाने के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सत्यकांत ने कही। अगर आप इस बात को भी समझ जाते हैं कि आपके भीतर कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, चाहे वो झिझक के ज़रिए हो या किसी और चीज़ के ज़रिए हो, ये पहली सीढ़ी है आपकी उस कामयाबी की जिसके ज़रिए आप अपनी उस दिक्कत पर काबू पा सकते हैं। दरअसल दिक्कत वहाँ पड़ती है जब आप इस बात को कबूल ही नहीं करना चाहते हैं कि आपके भीतर कोई दिक्कत है। डॉक्टर सत्यकांत, अब समय कम है, चलते चलते अब उस आखिरी झिझक की बात करूँगा जिस झिझक के चलते लोग टीका ही नहीं लगवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। यहाँ पर भी सोहेल, मुझे लगता है कि आपने प्रोग्राम में बिल्कुल जान फूंक दी है ये प्रश्न पूछ करके। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ एक चिकित्सक के रूप में, नंबर 1, नंबर 2, मैंने खुद भी टीका लिया हुआ है। आप किसी भी प्रकार से टीके को लेकर के झिझक हटा दें। टीके के बाद जो समस्याएं हो सकती हैं वो वही समस्याएं होंगी जो आपको पुराने ज़माने में जो टीके लगे हैं वही समस्याएं होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टीका लगना बहुत ज़रूरी है। कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया हुआ है। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है, अपील है कि आप सब अपनी इस झिझक को हटाते हुए कोरोना की वैक्सीन
ज़रूर लें, वैक्सीन बेहद प्रभावी है। मैंने खुद ने वैक्सीन लिया हुआ है, मेरे पूरे परिवार ने वैक्सीन लिया हुआ है, उम्रदराज लोग हैं मेरे परिवार में, उन्होंने भी वैक्सीन लिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और वैक्सीन के प्रभाव की वजह से और साथ में हाइजीनिक बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए अभी जो भी हम लोग केसेस देख रहे हैं उनमें वैक्सीनेशन वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। चलिए, तमाम बातों पर और तमाम जो डिसऑर्डर हैं और जिसको हम झिझक कह रहे हैं उस पर बातचीत के लिए डॉक्टर सत्यकांत आपका बहुत शुक्रिया। दरअसल ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान कई बार हम उसे समझ लेते हैं। हमारी छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना और कभी कभी छोटी छोटी गलतियां भविष्य में जाकर एक बड़ा रूप ले लेती हैं और तब स्थितियां हमें लगता है कि हमारे हाथ से निकल रही हैं। हमारा शर्मीला होना, हमारा खुद के भीतर सिमटना, हमारा इंट्रोवर्ट होना कई मायनों में बेहतर हो सकता है, लेकिन ये इंट्रोवर्ट, ये शर्मीलापन, ये झिझक अगर आपके व्यक्तित्व, आपकी ज़िंदगी पर नेगेटिव असर डाल रहा है तो फिर यकीनन ये तमाम चीज़ें अपनी हद पार करके एक बीमारी बन चुकी हैं। ज़रूर किसी मनोचिकित्सक की सलाह लें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल जीवन जिएं। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।